Hello, good morning, all of you, dear students. Myself, Dinesh Kumar Singaria, Senior Chemistry Faculty at Ideal Education Point, NCPS, जयपुर। आज का जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ वो क्लास 12 के लिए मीडियम जो रहेगा आपका हिंदी रहेगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं अलग से वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस समय आप सबको पता है कोविड-19 की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है सफर कर रहा है। ठीक है, इस पीरियड में आपकी स्टडी लॉन्ग टाइम तक सफर ना करे, आपकी स्टडी लंबे समय तक खराब ना हो, इसके लिए हम हमारे संस्था की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, बिना समय व्यर्थ किए, खराब किए, मैं आपके 2 पॉइंट्स पर आता हूँ। क्लियर? देखिए, मैंने साइड में यहाँ पर एक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। आप जो क्लास 12th में जो 11th के जो स्टूडेंट है पास होकर क्लास 12th में आ चुके हैं। ठीक है, तो क्लास 12th में जो आप फाइट कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो कर रहे हैं 100 मार्क्स के लिए। टोटल जो मार्क्स होंगे आपके कितने होंगे? 100 होंगे। क्लियर है? इसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने आपने नीचे डाल दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन की जो थ्योरी है उससे आप लाएंगे 56 मार्क्स, जो प्रैक्टिकल है उससे लाएंगे आप 30 मार्क्स, जो आंतरिक जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में इंटरनल मार्क्स जो है आपके हैं वो है 10। टोटल मिला के हो जाते हैं 100 मार्क्स। क्लियर है? ठीक है, अब मैं आता हूं हमारे मुद्दे पर। देखिए, हम जो ये आपको क्लास अवेलेबल करवा रहे हैं, ये क्लास स्पेशली थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए दी जा रही है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन में आपके टोटल होते हैं 56 मार्क्स। इन 56 मार्क्स में केमिस्ट्री के अंदर आपके टोटल जो चैप्टर है वो है 17 चैप्टर है टोटल। ठीक है, 17 चैप्टर है। इन 17 चैप्टर में से भैया सबसे पहले जो आप अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9, जिसको आप कहते हैं, जिसका नाम है उप से संयोजक यौगिक। इंग्लिश में इसको कहते हैं भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है? मैं आपको हिंदी मीडियम वालों को दोनों टर्म उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, एक बार मैं उसको हिंदी में लिखूंगा, एक बार इंग्लिश में लिखेंगे आप। ठीक है, दोनों ही मीडियम में आपको टर्म अवेलेबल कराऊंगा। मैं जहां जहां आपकी केमिस्ट्री की टेक्निकल टर्म आती है वहां मैं आपके वहां पर हिंदी में जो टर्म लिखी हुई है उसके नीचे इंग्लिश में भी लिखूंगा, तो उसको भी आप जरा फोकस करें, आदत डालें इस चीज की। ठीक है, देखिए, ये जो चैप्टर है आपका उपसे संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो है आपके मैक्सिमम मार्क्स आपकी जो बुक की ब्लूप्रिंट है उसके अंदर पता लगा है 4 मार्क्स का है। लेकिन जिस तरीके से मैं बच्चों के साथ इस चैप्टर को डिस्कस करता हूं, ठीक है, उसके हिसाब से चैप्टर नंबर 8 जो जिसका नाम है डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व, उसके भी क्वेश्चन आप इजीली से अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि जब भी मैं इस चैप्टर को समझाता हूं स्टूडेंट्स को, वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 8 दोनों के क्वेश्चन इजीली से अटेम्प्ट कर पाते हैं। इसलिए अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा, ढंग से समझा, तो भैया आप टोटल मार्क्स जो गेन कर पाएंगे वो कर पाएंगे 6 मार्क्स। अंडरस्टूड? और 12th के एग्जाम में थ्योरी के पेपर में पास होने के लिए चाहिए आपको 9 मार्क्स। ठीक है, और 9 में से 6 मार्क्स तो आपके डायरेक्ट इसी चैप्टर से आ जाते हैं, और बहुत इजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल है, टू द पॉइंट है। अगर आप इस चैप्टर को आपने 11th में क्या पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 12th में अगर आप वापस एक इनिशियल स्टार्ट करते हैं तो आपको बैकअप प्लान की ज्यादा जरूरत नहीं है। पीछे का जो आपका है पोर्शन 11 का जो पोर्शन, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपको सबसे पहले डिस्कस करता हूँ चैप्टर नंबर 9। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। जैसा कि आप जानते हो केमिस्ट्री जो वो 3 पार्ट में डिवाइड है, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें से सबसे जो इजी पोर्शन होता है वो होता है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें छोटे मोटे कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इसलिए मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं इसको। ठीक है, तो देखिए, अब मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं जिसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। वैसे भी हमने अभी तक आपको उस पूरे चैप्टर की पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड करा दी थी सिस्टम की तरफ से। ठीक है,
अब हम आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये होप आपसे रखते हैं कि जो मैंने आपको इस पूरे चैप्टर की जो पीडीएफ जो नोट्स की जो पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई होगी, उस पूरी पीडीएफ को आपने नोट्स अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बना के लिख लिया होगा, ठीक है। तब आपको क्या करना है, जब कभी आप मेरा वीडियो डाउनलोड करके इस चैप्टर को समझना स्टार्ट करें ढंग से, उस समय अपने नोट्स को सामने ओपन करके रखें, तो आपको पता रहेगा, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट आपको समझ में आएगा कि डीके सर हमको क्या समझाने जा रहे हैं। नोट्स भी बिल्कुल टू द पॉइंट आपको समझ में आएंगे। क्लियर? अब देखिए भैया, सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ आइडिया दे देता हूं कि आप इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। हेडलाइन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, हेडलाइन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले परिचय एवं इतिहास। क्लियर है? इंग्लिश में कहते हैं आप इसको इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। सेकंड जो है भैया पॉइंट, इसमें पढ़ेंगे आप उपशहर संयोजक यौगिकों का निरूपण। इट मीन्स दैट, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थर्ड पॉइंट जो आपका रहेगा इसमें आधारभूत शब्दावली, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको बेसिक टर्मिनोलॉजी। क्लियर? बेसिक टर्मिनोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे भैया, इस चैप्टर के अंदर जितनी जो टर्म आपके पूरे चैप्टर के अंदर जितनी शब्दावली जो टर्म आपके काम में आती है, पूरी टर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट आपका आएगा फोर्थ जो टॉपिक है समवायवता। इंग्लिश में कहते हैं इसको आइसोमेरिज्म, ठीक है। पांचवा आएगा IUPAC नामकरण, संपूर्ण यौगिकों का। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। छठा टॉपिक है आपका, इसमें रासायनिक आबंधन, जिसको आप कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपके दो सब टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है, जिसको आप कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। सेकंड जो सब टॉपिक है आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको शॉर्ट में कहते हैं VBT और इसको शॉर्ट में कहते हैं CFT। क्लियर है भैया? गर्मी कुछ ज्यादा ही है, जैसे मई का महीना स्टार्ट हो गया है तो गर्मी तो लगेगी। तो अभी तक मैंने आपको कुछ हेडलाइंस बताई है चैप्टर की। पहली हेडलाइन क्या बताई, पहला टॉपिक क्या बताया मैंने आपको, पाठ परिचय इतिहास। इसके अंदर सबसे पहला आप क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसंयोजक यौगिकों के बारे में सबसे पहले किसने बताया, कौन उपसंयोजक यौगिकों के पिता है यानी फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेवलपमेंट यानी उपसंयोजक यौगिकों का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले उपसंयोजक यौगिक कैसे बने हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट
आपके उपशेष संयोजक यौगिकों का निरूपण। जो उपशेष संयोजक यौगिक होते हैं उनको कैसे निरूपित करते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बारे में आधारभूत शब्दावली, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपशेष संयोजक यौगिक के चैप्टर को आप पढ़ोगे उसके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी या आधारभूत शब्दावली कौन कौन सी काम में आती है उसको विद डेफिनेशन और उदाहरण के साथ आपको बताया जाएगा, यानी परिभाषा और उदाहरण के साथ आपको समझाया जाएगा, ठीक है। फिर आपके समावयवता, ठीक है, IUPAC नामकरण संकुल यौगिकों का, क्लियर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रासायनिक आबंधन जिसमें आपके क्या हो गया, संयोजकतापन सिद्धांत, और दूसरा हो जाएगा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। संयोजकतापन सिद्धांत को कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में कहते हैं VBT, और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को शॉर्ट में कहते हैं क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी या CFT। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगला जो टॉपिक है सामंजस्य के अंदर कुछ छोटे बिंदु, और लास्ट जो रहेगा आपका उप सह संयोजक यौगिकों का उपयोग। ये भैया आपके बेसिक जो हेडलाइन इस चैप्टर के अंदर, ये सारे टॉपिक आप कंप्लीट कवर करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इन सारे टॉपिक के नोट्स आपको मैंने पीडीएफ के थ्रू अवेलेबल करवा दिए हैं। अंडरस्टूड, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब अपन सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। देखिए भैया, पाठ परिचय एवं इतिहास। सबसे पहला टॉपिक आपका ये मैंने आपको नोट्स में अवेलेबल कराया है, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। देखिए, इंट्रोडक्शन का सेंस ये होता है कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपके साथ कराया जाता है। इंट्रोडक्शन का सेंस ये होता है कि जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं इसकी एप्लीकेशन, इसका उपयोग आपके लाइफ में कहां-कहां है, ठीक है। और हिस्ट्री का सेंस ये होता है कि भैया इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया, और इन यौगिकों के बारे में सबसे पहले किसने बताया, और इस यौगिकों का विकास या डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे कैसे वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयास किए गए हैं जिसके बाद में संयोजक यौगिकों का निर्माण हुआ है। इन सारी चीजों, इन सारे टॉपिक्स की डिस्कशन या चर्चा हम इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री के अंदर करते हैं, क्लियर। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपशेष यौगिक है हमारी लाइफ में कहां-कहां इंपॉर्टेंस रखते हैं, कहां-कहां हमारी लाइफ में ये जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपको दो सबसे बड़ी चीज बताऊंगा। एक तो होता है मनुष्य जाति, दूसरे होते हैं पेड़ पौधे। मनुष्य जाति यानी ह्यूमन बींग्स भी कहते हैं। आप साइंस के स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जो साइंटिफिक नेम होता है मनुष्य का वो होता है ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग के अंदर जो होता है ब्लड होता है, आपको पता है। ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है भैया, हीमोग्लोबिन में आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन का संकुल। अगर भैया हीमोग्लोबिन में आयरन का संकुल नहीं हो, ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन में आयरन का संकुल नहीं हो तो भैया जो ब्लड का कलर है वो धीरे धीरे लाइट होता जाएगा, यानी ब्लड के अंदर आयरन के कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाएगी, आयरन के संकुल की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से एक रोग उत्पन्न हो जाएगा मनुष्य के अंदर, जो एक बहुत घातक रोग है जिसको कहते हैं आप एनीमिया डिजीज, जो बहुत सारी बीमारियों, जिसके कारण आगे बहुत सारी बीमारियां मनुष्य को हो सकती है, क्लियर। यानी जो अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड है, रक्त है, रक्त का जो कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका आयरन का कॉम्प्लेक्स, आयरन का संकुल, क्लियर। यानी आयरन का संकुल हमारे ब्लड में ना हो तो भैया ब्लड का कलर धीरे धीरे लाइट हो जाएगा और आराम से जो मनुष्य जाती है, वो मनुष्य जो इजी गोइंग अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्लियर। मतलब कितना इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। ऐसे कैसे प्लांट्स, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जो हैं उनकी जो पत्तियां होती है, लीफ होती है, लीफ के अंदर
एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो कॉम्प्लेक्स किसका होता है? मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स। अगर भैया लीफ के अंदर मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स ना हो तो प्लांट की जो पत्तियां होती है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो ग्रीन नहीं रहेगी। उनके ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी प्लांट के अंदर हो जाए, क्लियर, अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी प्लांट में यानी मैग्नीशियम की कमी पेड़ पौधों के अंदर पत्तियों में हो जाए तो भैया पत्तियों का कलर धीरे धीरे लाइट हो जाएगा और जो प्लांट है उस पे जो लगी हुई पत्तियां है उनका कलर लाइट होकर ब्राउन हो जाएगा, सूख जाएगी और गिर जाएगी। यानी कंप्लीट प्लांट की जो लाइफ है वो मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करती है। क्लियर? ऐसे कैसे विटामिन B12 जो हमारे जो भोजन होता है उसका मुख्य कंपोनेंट होता है, मुख्य घटक होता है विटामिन B12, ठीक है। इसमें कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है, कोबाल्ट का संकुल। ऐसे कैसे इंसुलिन, इसमें भैया जिंक का कॉम्प्लेक्स होता है। ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई है, कहां कहां आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काम में आते हैं लाइफ में। ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब जितने भी जो कलर आपने इस दुनिया में देखे हैं, प्रत्येक कलर के पीछे एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होगा तो वो कलर नहीं बनेगा। इट मींस दैट विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यू कैन नॉट इमेजिन एनी कलर। यानी बिना ऑब्सेसिव यौगिकों के आप किसी भी कलर के बारे में सोच तक नहीं सकते हैं। ये पूरी दुनिया जो है वो कलरलेस हो जाएगी, रंगहीन हो जाएगी। और समझिए जब दुनिया ही रंगीन हो जाएगी तो भैया दुनिया कैसी दिखेगी, सोच के देखें आप। ठीक है, अब मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन कराया हुआ है कि दो टेबल को आप, अब इस पे क्वेश्चन जो बनता है वो मैंने आपके नोट्स में अवेलेबल कराया हुआ है कि निम्न दो सारणियों को सुमेलित करें। सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड। इधर लिख दिया आपने हीमोग्लोबिन, इधर लिख लिया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या कहते हैं? पर्णहरित। क्या कहते हैं? पर्णहरित। ठीक है। नेक्स्ट लिख दिया विटामिन B12। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट लिख दिया आपने इंसुलिन। ठीक है, अब यहां लिख दिया मैंने जिंक लिख दिया, इधर लिख दिया आपके आयरन लिख दिया, इधर लिख दिया मैंने आपके कोबाल्ट लिख दिया और इधर आपके लिख दिया मैंने मैग्नीशियम। अब आपको उनको क्या करना है? मैच करना। जैसा कि मैंने बताया आपको हीमोग्लोबिन में कौन होता है? आयरन होता है। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, विटामिन B12 में कौन होता है? कोबाल्ट होता है। इंसुलिन में कौन होता है? जिंक होता है। ऐसे करके आप अपना आंसर दे पाते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ है, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखिए फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी हिंदी में कहते हैं, क्वेश्चन आपके नोट्स में लिखा हुआ, उपसंयोजक यौगिकों का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले उपसंयोजक यौगिकों के बारे में बताया किसने? तो डॉक्टर एल्फ्रेड वर्नर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया। इसलिए डॉक्टर एल्फ्रेड वर्नर को उपसंयोजक यौगिकों का जनक माना जाता है। अब आपसे ये पूछा जाए हु इज द मदर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आपका आंसर क्या होगा? ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर एल्फ्रेड वर्नर की लुगाई। क्लियर है? जो डॉक्टर एल्फ्रेड वर्नर अगर फादर होंगे तो इसकी लुगाई जो है, इसकी जो वाइफ है, वही तो भैया इसकी मदर होगी। क्लियर है? समझ गए? मजाक कर रहा था, हमेशा फादर ही पूछते हैं, मदर कोई नहीं पूछता है। क्लियर है? तो देखिए ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर रहा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए।
नेक्स्ट में लेक्चर के अंदर मैं आपको कोऑर्डिनेशन का सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे डेवलप हुए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे बनाया गया। उसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट सेकंड टॉपिक के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। होप करता हूं आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको इसके बावजूद भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। वापस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब भी मेरे नोट्स को वीडियो लेक्चर को डाउनलोड करने के बाद में आप जब वीडियो लेक्चर को सिंसियरली जब देखें उस समय मेरे नोट्स को आप ओपन करके अपने सामने रखें तो आपको टू द पॉइंट, क्योंकि मैं जो वीडियो में समझा रहा हूं आपको सारे के सारे वो के वही टॉपिक समझा रहा हूं। क्लियर है? तो नोट्स को ओपन करें, उसके बाद में वीडियो लेक्चर को आप सामने ओपन खुला रखें, देखें, ओपन करके डाउनलोड करके देखें तो आपको समझ में आएगा मेरे नोट्स में आपको मैंने क्या क्या दिया, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। क्लियर है? थैंक यू।